So hello everyone, let us start with the accounting characteristics of accounting information. They are the qualitative characteristics. Basically, this is 11th standard, okay? Accounting books, fundamentals of accounting, right? So we can start with this. So see, what are the qualitative characteristics of accounting information? First is reliability. किसी चीज को भरोसा कर सकते हो आप, it is reliable, it is credible, ठीक है? अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स दैट इतनी आसानी से उसने लिखा हुआ है कोई चीज, इससे मैं आपसे कहती हूँ कि इसको आप समझ के दिखाओ, इसको पढ़ के दिखाओ। इसका मतलब क्या होता है, कितना समझ में आ रहा है आपको, दैट मीन्स हाउ मच अंडरस्टैंडेबिलिटी यू हैव अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट? अगर वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, इजी लैंग्वेज में होगा, इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, तो हम उसे बोलेंगे अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है? थर्ड हमारे पास होता है रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब होता है वो कितना मतलब क्रेडिबिलिटी तो है उसमें, बट रेलिवेंट कितना टॉपिक है, कितना रेलिवेंट है। सपोज करो किसी इन्वेस्टर को अगर कोई इन्फॉर्मेशन देखनी है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कुछ देखना है कि आपके प्रॉफिट्स कितने हैं हर साल, कैसे प्रॉफिट्स आपके हो रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन जो इसमें से वो देख रहा है वो रेलिवेंस होना चाहिए उसके लिए। उसमें अगर नेट प्रॉफिट नहीं दे रखा है तो उसके रेलिवेंट वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, यूजर की रेलिवेंट वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये रेलिवेंट नहीं कहलाएगा। रेलिवेंसी तब होता है जब कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए और वो आपको आसानी से मिल जाए। सपोज करो जैसे बैंक को लोन देना है, बैंक आपको लोन देगा तो क्या करेगा, वो सबसे पहले चेक करेगा कि आप उसे पे कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो आपके डेट्स चेक करेगा, वो डेट्स मतलब जितने उधार आपने ले रखे हैं, कितने लोन्स ले रखे हैं, ठीक है? तो इस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अगर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो वो जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है वो इरेलीवेंट हो जाएगा, उसका कोई यूज नहीं रहेगा। सो जो यूजर है उसको बेनिफिट होना चाहिए कि जो उसे देखना है उस अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में से वो उसको आसानी से मिल जाए, तभी वो उसके लिए रेलिवेंट होगी। कंपैरेटिबिलिटी का मतलब होता है जब आप कंपैरिजन करते हैं, सपोज एक ईयर के डेटा को आप दूसरे ईयर से कंपैरिजन करते हैं, तो इसमें क्या होता है आपको भी पता चलता है कि लास्ट ईयर आपने कितना प्रॉफिट कमाया था और नेक्स्ट ईयर आपने कितना प्रॉफिट कमाया। फिर ऐसे ही पिछले साल के जितने प्रॉफिट्स होते हैं, जो आपके सेल्स होती हैं या फिर एक्सपेंसेस जो होते हैं, वो आप कंपेयर कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक द रेमेडियल measures. So now these are their different parts inside it. So relevance is basically has three things inside it: predictive value, feedback value, and timeliness. Reliability has again three things: verificability, representational faithfulness, and neutrality. And third is understandability, and fourth is your comparability, right? मतलब fourth is your comparability. Now reliability, the very first you'll understand, okay? So different independent parties, first is verificability. Different independent parties would reach similar conclusions using the same measurement methods. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी different parties, we are talking about the third parties. Like suppose करो आप independent parties है तो users of accounting information जैसे suppliers हैं, lenders हैं, creditors हैं, और financial institutions हैं, government है, then योर कस्टमर्स हैं, ये सब आपके एक्सटर्नल एम्प्लॉइज हैं। सो ये सब आपके डिफरेंट यूजर्स होते हैं। तो ये यूजर्स हमेशा सेम कंक्लूजन पर पहुंचेंगे अगर वो सेम मेजरमेंट मेथड यूज करेंगे तो, ठीक है? द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज मस्ट बी क्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब वो विश्वसनीय होनी चाहिए, वो विश्वास करने लायक होनी चाहिए, ठीक है ना? सेकेंड इज न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी मतलब होता है कि आप किसी बायस में नहीं हो, यू आर फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस। मतलब आप प्रेजुडाइजेस में नहीं हो, आप ये इंफॉर्मेशन जो है वो इजीली मैनिपुलेटेड नहीं है, वो न्यूट्रल है। मतलब उसमें कोई एरर या फिर कोई बायस नहीं है कि समथिंग इज बेस्ड अपॉन द जजमेंट, like it's not doesn't it does not based upon the subjective judgment, okay? It represents faithfully what it is meant to represent. वो जिस चीज के लिए बनाई गई है ना इन्फॉर्मेशन, जो आपने सपोज आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, तो जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपने बनाया है वो रिप्रेजेंट करना चाहिए what it is meant representing. फॉर एग्जाम्पल उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए नेट प्रॉफिट्स, उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए आपकी कितनी सेल्स हुई हैं, कितनी ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, एवरीथिंग इट शुड डिस्क्लोज, ठीक है? तो ये चीज होनी चाहिए कि इट शुड फेथफुली रिप्रेजेंट व्हाट इज मेंट टू रिप्रेजेंट, ठीक है? सेकेंड इज रिप्रेजेंटेशनल फेथफुलनेस। इसका मतलब क्या होता है कि द reliability of accounting information is determined by the degree of correspondence between what the information conveys about the transactions or the events that have occurred, measured or displayed. जो information actually हुई है, आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बना रहे हो वो उसके ही करस्पॉन्डेंस में होनी चाहिए। ऐसा नहीं ट्रांजेक्शन अलग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ अलग ही बन रही है, नहीं। तो देयर शुड बी अ कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन what the transactions have happened in the business and what it is presented in the financial statements. उन दोनों का एक मैच होना चाहिए, ठीक है? उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशनल फेथफुलनेस। ओके, सो
There are different methods of inventory valuation, different methods of inventory valuation के. So like for these different methods जो होते हैं, different methods जो हमारे हैं, FIFO मेथड है, LIFO मेथड है, ये सब हमारे इन्वेंटरी के मेथड्स हैं. तो जैसे अगर आप हर बार अलग अलग मेथड यूज करोगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, सपोज फर्स्ट ईयर आपने यूज किया FIFO मेथड, सेकंड आपने यूज किया LIFO मेथड, थर्ड आपने यूज किया वेटेड एवरेज मेथड, तो इससे क्या होगा, आपके रिजल्ट्स जो होंगे वो बायस हो जाएंगे, वो चेंज होते जाएंगे, फिर आपको एक्चुअली अपना प्रॉफिट नहीं पता चलेगा. तो जो भी आप अपने अकाउंटिंग बुक्स में यूज करते हैं, इट शुड कैरी द सेम मेथड. It doesn't mean that it cannot be changed over a period of time. It can be changed, but giving a certain note inside the, after the prepare the books of accounts, you have to give a certain note, footnote, that this because of this reason we changed the accounting method from FIFO to LIFO method. बेसिकली आपके जो मेथड्स होते हैं वो कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए उनमें. किसी दिन आप कभी किसी साल में आप FIFO मेथड यूज कर रहे हैं, किसी में LIFO कर रहे हैं, तो इट वोंट बी it won't be giving the verifiable results. डेप्रिसिएशन के मेथड्स हैं. इसमें आपको याद तो सिर्फ वो वाला करना है, पहला वाला पेज रिलायबिलिटी वाला जो मैंने समझाया था, ठीक है. इसलिए तो सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ. डेप्रिसिएशन मेथड्स बेसिकली 4 तरीके के होते हैं, और भी तरीके के होते हैं, बट 4 आर मोर इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड इज डिक्लाइनिंग मेथड, थर्ड इज यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड. दिस विल अंडरस्टैंड इन डिस्कशन ऑफ द चैप्टर डेप्रिसिएशन विल बी देयर, राइट. सो अभी हम ये समझ लेते हैं इसमें कि डिफरेंट मेथड्स होते हैं, और ये डिफरेंट मेथड्स अगेन डिफरेंट रिजल्ट देते हैं. सपोज आप किसी एसेट पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, ठीक है, एसेट पे आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, तो क्या करो, डिफरेंट मेथड यूज कर रहे हो हर बार. पहले साल आपने यूज किया स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड आप यूज करें डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, थर्ड में आप यूज करें यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड. इससे आपके रिजल्ट्स जो होंगे वो कैसे आएंगे, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स आएंगे, अनवेरिफिकेबल आएंगे, इनक्रेडिबल आएंगे, ठीक है. इट्स मतलब इट नॉट क्रेडिबल, इट्स नॉट वोंट बी क्रेडिबल, वो विश्वास करने योग्य नहीं होंगे, ठीक है. तो व्हाट डज इट मीन कि आप डिफरेंट मेथड यूज कर रहे हो, तो डिफरेंट मेथड्स यूज करने से कंसिस्टेंसी नहीं आती है. कंसिस्टेंसी नहीं आएगी तो आपके जो अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आपने बनाए हैं वो यूजर्स के लिए बेनिफिशियल नहीं होंगे, बिकॉज देयर विल बी चेंज इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन. सो फर्स्ट समझ में आ गया रिलायबिलिटी, राइट. सेकंड इज रेलिवेंस. रेलिवेंस का मतलब होता है कितना वो आपके काम का है. सपोज करो मुझे एक बैंक था, उसने चेक करना था कि मैं इस पर्टिकुलर कंपनी ए को लोन दे या नहीं दूं, ठीक है. उस पर्टिकुलर केस में उसने उसके प्रॉफिट चेक करे, ठीक है. और दूसरा एग्जांपल चेक करते हैं. फॉर एग्जांपल एक आपका इन्वेस्टर है, वो आपकी कंपनी ये जो है आपकी कंपनी उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है. अब वो इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो क्या करेगा, पहले लास्ट ईयर का डेटा देखेगा, उससे वो क्वार्टरली ईयर अर्निंग्स देखेगा, हर साल कितनी, हर 3 दिन को महीने में कितनी अर्निंग हुई है, कितनी प्रॉफिट्स कमाए हैं आपने, कि आप फ्यूचर में कितने प्रॉफिट्स कमा सकते हो, उसका आप आइडिया लगा सकते हो, करने का प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट कैन बी अचीव्ड इन द फ्यूचर. इफ यू आर रिव्यूइंग द पास्ट ट्रांजेक्शंस, पास्ट डेटा अबाउट द अर्निंग्स और द प्रॉफिट्स, यू कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट व्हाट कैन बी द फ्यूचर्स नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट, ठीक है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उस इंफॉर्मेशन को यूज करा, जो पुरास्ट इंफॉर्मेशन थी उसको यूज किया फ्यूचर इंफॉर्मेशन प्रिडिक्ट करने के लिए, ठीक है ना. तो इसको कहते हैं प्रिडिक्टिव वैल्यू, मतलब हेल्पिंग देम फॉर्म प्रिडिक्शन अबाउट द आउटकम्स ऑफ द पास्ट के डेटा को देखकर या प्रेजेंट की सिचुएशन को देखकर हमने फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन किया कि ऐसा हो सकता है. सपोज करो कोई कंपनी बहुत लॉसेस में जा रही है, तो मोर प्रोबेबिलिटी इज दैट द कंपनी विल गो इन द लॉसेस, राइट. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट प्रेडिक्टिव वैल्यू. आप प्रिडिक्शन बना सकते हो 5 डेटा को देख करके कि इस कितना आपका फ्यूचर डेटा में वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, फ्यूचर में कितने प्रॉफिट्स आपको हो सकते हैं, ठीक है. जैसे करंट क्वार्टरली अर्निंग्स हेल्पिंग इन्वेस्टर्स प्रोजेक्ट नेक्स्ट ईयर्स प्रॉफिटेबिलिटी. Then feedback value. Feedback value means when you are actually comparing the last year revenues with this year and are making or confirming what has done wrong in the previous year, that I should not do the mistake in this year. You can correct and you can actually confirm your past evaluations. Past को देख करके आपने पास का देखा, लास्ट ईयर का रेवेन्यू देखा और इस ईयर का रेवेन्यू देखा, तो आप क्या करो, कंपैरिजन करो लास्ट ईयर को करंट ईयर से. वहां हम फ्यूचर का कर रहे हैं, प्रिडिक्टिव वैल्यू हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं फ्यूचर को, फ्यूचर के आउटकम को, ठीक है, फ्यूचर आउटकम ऑफ अर्निंग्स कितना होगा. लेकिन यहाँ हम क्या करें, करेक्ट कर रहे हैं जो हमसे गलती हुई है लास्ट ईयर, और हम कंफर्म कर रहे हैं हमारे पास्ट इवैल्यूएशंस को, जो हमने किया है उसको हम कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है. तो इसको हम बोलते हैं फीडबैक वैल्यू, मतलब कंफर्मेटरी वैल्यू, कि आपका लास्ट ईयर जो आपने जो भी रेमेडियल एक्शंस लेने थे, जो भी डिविएशंस हुए थे आपकी अर्निंग्स में से, वो इस साल ना हो, इस साल गलती ना हो,
ठीक है, तो आप वो चेक कर सकते हो कि कितना आपने कंफर्म किया टू द स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना, कितना आपने स्टैंडर्ड्स को रीच किया है, कितना स्टैंडर्ड्स को मीट किया है आपने, ठीक है। सो दिस इज व्हाट फीडबैक वैल्यू, पास्ट में जाना, ठीक है, और कंफर्म करना कि इस साल हमने वो गलती तो नहीं करी है, कंफर्म इट और करेक्ट इट, ठीक है। द नेक्स्ट इज सी लास्ट ईयर प्रोजेक्टेड रेवेन्यू कंपैरिजन विद द एक्चुअल रेवेन्यू ऑफ दिस ईयर, इस साल के आप रेवेन्यू से चेक कर रहे हो पास्ट ईयर के रेवेन्यू को, और उसमें आप क्या कर रहे हो, प्रिडिक्टिव वैल्यू में दोनों जो अर्निंग्स हैं, टुडेज अर्निंग्स एंड पास्ट अर्निंग्स, टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर आउटकम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज टाइमलीनेस, अगर इन्फॉर्मेशन मुझे टाइम पे अवेलेबल नहीं है, सपोज इफ आई वांट टू गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द अबाउट द व्हाट इज द डेट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो ऑफ दिस कंपनी, राइट, so if I'm not able to get that information in the financial statements on time, will it be of any use to me? No. कोई भी चीज आपको अगर टाइम के बाद मिलेगी तो उसकी वैल्यू रहती है, कोई भी नहीं वैल्यू रहती, राइट। सो दैट मीन्स फॉर इन्फॉर्मेशन टू इम्पैक्ट डिसीजंस, इट मस्ट बी अवेलेबल टू यूजर्स इन द टाइम सो दैट दे कैन इजिली मेक द प्रेडिक्टिव वैल्यू एंड फीडबैक वैल्यू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। फीडबैक वैल्यू बन जाएगी, प्रेडिक्टिव वैल्यू बन जाएगी, वो इन्फॉर्मेशन को टाइमली आपको देना पड़ेगा जिससे कि आप आसानी से मतलब यू कैन एक्चुअली यूज इट, ओके। कंपैरेबिलिटी का मतलब होता है कंपैरिजन करना, दैट मींस इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द डेटा मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द सेम बेस करेंसी। बेस करेंसी मतलब आपकी एक पर्टिकुलर करेंसी में, आप कभी आप यूनिट्स को मेजर करो रुपीज में, कभी आप मेजर करो डॉलर्स में, कभी आप मेजर कर रहे हो यूरो में, तो दिस डज नॉट suffice, okay, ये नहीं चलता अकाउंट्स में। there should be the data should be recorded in the same base currency, और जो मेथड डेप्रिसिएशन और मेथड जो इन्वेंटरी जो हमने डिस्कस किए थे, हम उसको यूज कर रहे हैं तो शुड बी कंसिस्टेंट। सपोज हमने पहले साल यूज किया स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन, तो कंटिन्यूअसली फॉर 3 years एंड यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट। फिर हमने 4th ईयर चेंज करना पड़ेगा किसी रीजन की वजह से, मेंशन इन द नोट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट दिस मेथड हैज बीन चेंज्ड टू स्ट्रेट लाइन, फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू डिक्लाइनिंग, रिड्यूसिंग डिक्लाइनिंग मेथड, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ टाइम के लिए तो कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। अगर आप हर बार चेंज करते रहोगे तो रिजल्ट्स आपके फिर बायस जाएंगे, रिजल्ट्स आपके वेरिफिकेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपने इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड यूज करा, उसमें आपके रिजल्ट्स जो होते हैं वो भी सेम रहेंगे। अगर आप पहले साल आपने लीफो मेथड यूज किया तो कंटिन्यू यूजिंग लीफो मेथड, उसके बाद आपने फीफो यूज करना शुरू कर दिया, तो इसमें चेंजेस बीच बीच में एक साल लीफो कर रहे हैं, दूसरे साल फीफो कर रहे हैं, लीफो फीफो ऐसे नहीं चलेगा। यू शुड यूज इट कंसिस्टेंटली, ठीक है। देयर शुड बी अ स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन एंड फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग। Now this is again competitor analysis. Competitor analysis, what is the page inside that, कि ये आपने अपनी कंपैरिजन की अपनी फर्म की ग्रोथ को दूसरी फर्म से जो उसी सेम इंडस्ट्री में है एंड सेम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज करती है, या सेम मेथड ऑफ इन्वेंटरी यूज करती है, सेम मेथड ऑफ बेस करेंसी यूज करती है। तो मतलब यू कैन डू comparisons also between different firms. Here you're comparing the firms inter firm comparison and intra firm comparison. Inter firm comparison मतलब comparison between the firms last year and current year's profits, ठीक है, last year and current year's profits. And when you talk of intra firm competition, you compare between the firms. When firms make comparison with each other, with their competitors, तो दोनों तरह की कॉम्पिटिशन होने चाहिए, ठीक है। वहां पर अगर कॉम्पिटिटर यूज कर रहा है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन, तो आप भी यूज करें स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन, सो रिजल्ट्स विल बी ऑलमोस्ट वेरिफिकेबल, तो आप आसानी से वहां पर वेरिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे देखिए इसमें 2014 का डेटा दे रखा है, 2013 का डेटा दे रखा है, इसको आप कंपैरिजन कर सकते हो, तो आप चेक कर सकते हो आपने कितने अपने लॉसेस में गए, आपने कितना लास्ट ईयर क्या गलती करी थी, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो वैल्यू, अपनी फ्यूचर वैल्यू भी प्रिडिक्ट कर सकते हो, और आपको पता चल जाएगा वॉट एवर यू मेक मिस्टेक्स यू हैव डन इन दिस पर्टिकुलर year, you should not repeat it again, right? If your sales are declining, you find out the reason for declining sales and you take up the actions immediately, so that if you change the supplier, if the supplier is not on time, you can change the supplier. You can actually correct the past evaluations, जो past चीजें हुई हैं उनको आप correct कर सकते हो, इसलिए आपका फायदा होता है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स दैट मीन्स वो सिचुएशन जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है।
अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है अंडरस्टैंडिंग की केसेस में, आपकी जो क्लैरिटी है शुड नॉट कम एट द एक्सपेंस ऑफ रेलिवेंस और रिलायबिलिटी। मतलब आपको अपनी कंपनी के डेटा जो आप बनाते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, इनकम एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो आप जो बनाते हैं उसके अंदर आपका जो डेटा है उसका रेलिवेंस होना चाहिए, वो डेटा रेलिवेंट होना चाहिए और वो डेटा आपका रिलायबल भी होना चाहिए, तभी वो अंडरस्टैंडेबिलिटी भी पूरी कर पाएगा। मतलब आपकी इंफॉर्मेशन इन दोनों बेसिस पर सही होनी चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन, इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ रिलायबिलिटी एंड रेलिवेंस। मतलब वो इंफॉर्मेशन रेलिवेंट होना चाहिए, मतलब आपके काम की होनी चाहिए, और दूसरा वो रिलायबल होनी चाहिए, भरोसेमंद होनी चाहिए। इट शुड बी इजिली क्रेडिबल, फेथफुल होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये इसका ये चीज नहीं है तो आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी भी बेकार है, फिर आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रूफ नहीं हो सकता, बिकॉज इन दोनों की कॉस्ट पर आप अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं रख सकते, ठीक है। सेकंड इज क्लैरिटी, वो इतनी क्लियरली होना चाहिए, इतने क्लासिफाइड होना चाहिए, कैरेक्टराइज्ड होना चाहिए, प्रेजेंटेड होना चाहिए क्लियरली एंड सिंपली। फॉर एग्जांपल हमने एसेट्स लिखा, अब एसेट्स मैंने सब ऐसे लिख दिया, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन एंड फर्नीचर, then debtors, all these things I have written like that only. I'm not differentiating between current assets and fixed assets. So do you think this is right? No, this is wrong. So we should actually properly classify and summarize the things in the financial statements. So for example, first you will write down your fixed assets. There's a land, building, furniture, machinery. Current assets, cash, debtors, inventory at hand. So cash at the bank. These all are the current assets. So classify the information differently in different criteria, so that the person who is standing or is understanding the financial statements, he should get the proper idea of what you are preparing. Next is comparability. Comparability का मतलब होता है कि compare the data over time, because if the financial data must be consistent over time to across companies to allow for accurate performance evaluation, right? So इसका मतलब क्या होता है, it must be consistent over time. That means आपको वही सेम मीनिंग है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन में, एफिशिएंसी होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी होनी ही चाहिए बिटवीन द फर्म्स, इंट्रा फर्म कंपैरिजन एंड इंटर फर्म कंपैरिजन, बोथ कैन बी पॉसिबल विद कंसिस्टेंसी। थैंक यू।